जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने चैप्टर नंबर 4 शेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट 2 का ये चैप्टर नंबर 4 है और इस शेयर्स के चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें काफ़ी नाम ऐसे हैं जो आपने अकाउंट्स में पहले पढ़ा हुआ है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, प्लान ऑप्शन, बोनस इशू, further issue, right issue, buyback of shares, membership of a company, modes of acquiring membership, who may become a member, rights and liabilities of members, summary और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस। तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। डेवलप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट अलॉटमेंट एंड इट्स टाइप्स। अलॉटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जब आप शेयर्स फॉरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, जब कोई बंदा जिससे आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे और उसने जब पैसे नहीं दिए तो आप किस तरीके से फॉरफिट कर लेते हैं उसके शेयर्स, उसका कॉन्सेप्ट है। डिस्कस अबाउट स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी जानेंगे, जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं कंपनी के लिए, ऐसे लोगों को स्पेशल शेयर्स दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी। फिर ईसॉप समझेंगे, फिर बोनस इशू समझेंगे और राइट इशू समझेंगे। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है ये भी जानेंगे। फिर अगेन इंसाइट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी। कंपनी के मेंबरशिप के बारे में जानेंगे, कंपनी के लोग मेंबर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात है शेयर्स। शेयर का मतलब क्या है अच्छे से आपको पता है। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा होना ही शेयर्स है। एंड इंक्लूड्स, इसमें स्टॉक भी आ जाता है। स्टॉक कौन सा? जिस गुड्स में डील कर रहे हैं वो स्टॉक नहीं, सिक्योरिटीज, शेयर्स के स्टॉक। एक्सेप्ट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जहाँ पे स्टॉक को अलग बताया गया, ऐसे स्टॉक को छोड़ के शेयर्स इंक्लूड स्टॉक माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर ट्रू डेफिनेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या डिफाइन किया है। एक केस था CIT वर्सेस स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में। Supreme Court observed that by a share in a company is meant not any sum of money but an interest measured by a sum of money and made of the diverse right conferred on its holders by the article of the company which constitute a contract between him and the company। ये तो एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई जो कोर्ट ने बोला। इन शॉर्ट, शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। शेयर सिर्फ पैसे का वो हिस्सा नहीं है बल्कि इंटरेस्ट है, राइट है। उस पैसे के लिए पार्टिसिपेशन का भी राइट है। कंपनी के जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें उसका हिस्सा है। वाइल इज अ गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी चलती रहेगी। और कंपनी के एसेट में भी उसका हिस्सा रहेगा। अगर कंपनी बंद हो रही है तो उसके एसेट में उस शेयर होल्डर का हिस्सा रहेगा। वो शेयर तब कहलाती है। इतना बड़ा मतलब है। आप किसी कंपनी का शेयर ले लेते हैं, इसका मतलब आप उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार हैं। कंपनी बंद हो रही तो उसके एसेट में भी हिस्सेदार हैं, संपत्ति में भी। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या करते हैं, अलॉटमेंट कैसे होती है। कंपनी पहले ऑफ़र करती है, फिर ऑफ़र होने के बाद कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजती है, फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे दे दिया जाता है। अब देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व विद रिगार्ड्स टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो अलॉटमेंट के टाइम पे देखे जाते हैं, मतलब शेयर्स अलॉट कैसे किया जाता है। फर्स्ट, द अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। अलॉटमेंट वही बंदा ऑथराइज करे, वही अथॉरिटी कर सकती है जिसके पास राइट है, ऑथोराइज पर्सन। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब एक जो टाइम डिफाइन है उसके अंदर अंदर शेयर्स उसको मिल जाने चाहिए। अब वो टाइम क्या है सर, एज पर सेक्शन 56, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स। मतलब जिस दिन अलॉटमेंट है उसके 56 मतलब 2 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर शेयर्स उसको मिल जाने चाहिए। ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। द अलॉटमेंट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अलॉटमेंट में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट, उसको पता होना चाहिए इसके नंबर, इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो। ठीक है, तो अलॉटमेंट एक एब्सोल्यूट हो और कंडीशनल चीज़ें नहीं होगी कि ऐसा होगा तो अलॉटमेंट होगी, ऐसे नहीं, अदरवाइज वो फिर इनवैलिड हो जाएगी। नाउ
द अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, भाई किसको शेयर मिल रहे हैं आप उसको लेटर बताओ, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दो उसको। भाई मान लो मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, इस टाइप की चीज़ें होती है ना। ऐसे कि आपको अगर शेयर अलॉट हुए जा रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, भाई एप्लीकेशन दूंगा तभी तो अलॉटमेंट होगी, मैं किसी कंपनी में अप्लाई करूंगा, इंटरव्यू दूंगा तभी तो मेरी ज्वाइनिंग होगी, मुझे ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा ना। ऐसे अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, एप्लीकेशन दोगे तभी अलॉटमेंट आपको मिलेगी। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी अदर लॉ के खिलाफ हो, किसी भी लॉ को खिलाफ ना हो, किसी भी लॉ के अगेंस्ट ना हो अलॉटमेंट। नाउ स्टैच्यूटरी कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की क्या स्टैच्यूटरी कंडीशंस, क्या कानूनी कंडीशंस हैं, वो एक तरीके से हम देखने जा रहे हैं। पहली चीज़ है, एक सेकेंड, ये अगर हम अपने अकाउंट्स की थोड़ी सी नॉलेज को यूज़ करें तो आपको पता होगा कि इसमें हम पढ़ते थे कोई भी कम इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में कि कोई कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है तो मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे कंडीशन दी गई होगी, है ना। तो देखो, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर ईच शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ, मतलब एप्लीकेशन पे कम से कम 5% तो आप ले लो। अगर शेयर अगर 10 रुपये का है तो उसका 5% निकालो, 5% कितने हो जाएंगे, 50 पैसे। तो 50 पैसे तो आप उससे ले ही लोगे कम एप्लीकेशन के नाम पे, ठीक है। नो शेयर्स ऑफ कंपनी ऑफर टू द पब्लिक शैल बी अलॉटेड अनलेस द अमाउंट डिफाइंड इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में अगर मिनिमम अमाउंट ही डिफाइन नहीं होगी तो कोई भी शेयर्स कंपनी ऑफर कर ही नहीं सकती है। Whenever any allotment of security is made by a company having a share capital, it shall file a return of allotment with the registrar in the manner prescribed. रिटर्न, अलॉटमेंट की एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास तब तक जब तक आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का एक रिटर्न भी आपको देना है रजिस्ट्रार को। तो ये हमने 3 पॉइंट देखे। कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती शेयर्स जब तक प्रोस्पेक्टस में उसके बारे में दिया ना हो। मिनिमम अमाउंट जो है वो 5% जो नॉमिनल वैल्यू है या शेयर्स का 5% ले लेंगे एप्लीकेशन के साथ। और तीसरा, अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करनी पड़ेगी कंपनी को। अब देख रहे हैं सिक्योरिटीज़ टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से सिक्योरिटीज़ डील किए जाते हैं। पहली बात, एक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर शैल मेक अ सिक्योरिटीज एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस बिफोर मेकिंग सच एन ऑफर एंड शैल ऑब्टेन परमिशन फॉर द सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज। मतलब ये कि कंपनी ऐसे थोड़ी ना शेयर्स इशू कर लेगी, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगी कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज से रिक्वेस्ट करेगी, एप्लीकेशन देगी, सिक्योरिटीज एप्लीकेशन भी ऐसा है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज भी स्टॉक ब्रोकर ही तो है, उसके थ्रू ये सारा का सारा इशू होगा। तो सबसे पहला काम है स्टॉक एक्सचेंज में बताना कि मैं ये शेयर्स इशू कर रहा हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा, ऑल मनी ऑब्टेन्ड इन पब्लिक एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक and shall not be used for any purpose other than for the adjustment against the allotment of securities where securities in the stock exchange or stock exchange listed in the prospectus have been allowed to be treated, or for the repayment of money received from applicants pursuant to a prospectus within the time specified in the SEBI और द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। मतलब ये कि जो भी पैसा आपके पास आया, कंपनी के पास जो भी पैसा आया शेयर्स के अगेंस्ट, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, सरकारी शेड्यूल्ड बैंक में डालना पड़ेगा, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल या तो अलॉटमेंट के टाइम पे किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, तो फिर उसकी एडजस्टमेंट में हो जाएगा, या फिर जिसको आपने रिफ्यूज़ कर दिया, आपने जिसको आपने अलॉट नहीं किया पैसा, तो मतलब शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो उसको आप पैसा रिटर्न करोगे। तो दूसरी चीज़ तो ये ध्यान देना है। तीसरा, एनी क्लॉज रिक्वायरिंग और बाइंडिंग एनी सिक्योरिटीज एप्लीकेंट टू वेव एनी ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइड, मतलब कोई भी ऐसा क्लॉज डाल देते हो जिससे कोई कंप्लाइंस अवॉइड होगी या किसी कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो फिर वो वॉइड हो जाएगी।
तो फिर क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज मेड इन द कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी पनिशेबल ऑफ द फाइन एंड नॉट लेस देन द 5 लाख रुपये। तो कंपनी को फाइन भी देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर का क्या होता है, मतलब कि भाई आपने किसी के शेयर्स जब्त कर लिए, ठीक है। जब्त कब करते हैं, जब उन्हें उससे पैसे मंगवाए, उसने पैसे नहीं दिए, तो आपने उसके शेयर्स जब्त कर लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का, कि जो भी बंदा फेल्स टू पे, पैसा देने से फेल हो जाएगा, या फिर कॉल का मनी नहीं दे पाया, पेमेंट ऑफ एनी फाइनल या इंस्टॉलमेंट ही नहीं दे पाया, तो ऐसे टाइम पे क्या करो, जो भी रिमेन अनपेड रह गया, कंपनी एक नोटिस भेजेगी और फिर उसके बाद ऐसे अनपेड को इंटरेस्ट के साथ एक्रू कर देगी पहले तो, फिर नोटिस में उसका नाम, ये सारी चीज़ें, स्टेट सारे 14 दिन के अंदर अंदर ये सब बता देगी कि भाई अब हम तुम्हारा शेयर्स फॉरफिट करने वाले हैं। अगर कंडीशन जो नोटिस में दिया गया वो अगर उसने फुलफ़िल नहीं किया, तो फिर वो नौबत आ जाएगी जब उसके शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे। और क्लॉज 31 बताता है कि जो फॉरफिट शेयर होंगे उसको सेल भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा। और बोर्ड क्या करेगी, ऐसे फॉरफिट शेयर को कैंसिल भी कर सकती है। नाउ अगर हम इंडिविजुअल जिसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, वो अब शेयर होल्डर नहीं रहेगा क्योंकि उसके शेयर्स ही फॉरफिट हो गए, और वो shall remain liable to pay company all sum currently payable to the company in respect to the shares or date on the date of forfeiture। forfeiture के डेट पे उसकी लाइबिलिटी रहेगी वो अमाउंट देने की। पर्सन अगर लाइबिलिटी नहीं दे पाता है, पैसे नहीं दे पाता है, तो सीज हो जाएगी, ठीक है। एंड रिसीव फुल रिम्बर्समेंट इन रिस्पेक्ट, और उससे जो भी पैसा लिया है पहले जो कंपनी ले चुकी है उसकी रिम्बर्समेंट उसको मिल जाएगी। Clause 33, a duly verified declaration in writing that the declaration is the company director, manager of security that the shares in the company was duly forfeited on the day set out the declaration shall be conclusive evidence on the fact found that against all person claiming to entitle the shares। मतलब ये जो डिक्लेरेशन है कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर और सिक्योरिटी के सेक्रेटरी के द्वारा बनाई जाएगी कि भैया देखो इनके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, कल होकर ये क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन ऑन फॉरफीचर शैल अप्लाई इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनी। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि भैया नॉन पेमेंट, जब पैसा नहीं देगा तभी हम फॉरफिट करेंगे और ये अप्लाई होगा। नाउ लीगल रिक्वायरमेंट, कैसे फॉरफिट करेंगे, लीगल नोटिस टू दैट इफेक्ट मस्ट बी गिवन। भैया लीगल नोटिस देना पड़ेगा फॉरफीचर से पहले, टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को फॉरफिट करने से पहले लीगल नोटिस दिया जाएगा। एंड आफ्टर द शेयर्स हैव बीन फॉरफिट, जब शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे, द इंटीमेशन फिर शेयर होल्डर को भेज दिया जाएगा कि आपके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। और जो फॉरफीचर है मस्ट बी एक्सरसाइज गुड फेथ इन द कंपनी, कंपनी के बेनिफिट के लिए शेयर्स फॉरफिट किए जाने चाहिए, ना कि फ्रॉडलेंट और गलत तरीके के लिए। ना फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी अनटिल द री इशू ऑफ द स्टॉक, जब तक वो दोबारा से इशू नहीं किया जाता। इसलिए इसको कंपनियां री इशू कर देती है किसी और को। ना कैंसिलेशन भी कर सकती है, अगर री इशू नहीं हो रही है तो क्या हो जाएंगे, ऐसे जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स हैं उसको कैंसिल कर देंगे और री इशू भी कर सकते हैं। तो ये री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स है, बोर्ड की इच्छा है कि या तो वो कैंसिल कर दे या फिर वो री इशू कर दे, पब्लिक नोटिस दे देगी न्यूज़पेपर में कि भाई हम इस शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया फॉरफीचर का क्या तरीका था। फिर हम देख रहे हैं इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये स्वेट इक्विटी है जिन्होंने कंपनी के लिए खून पसीना बहाया है, ऐसे लोगों को कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देती है। जनरली ये कंपनी के एम्प्लॉय और होते हैं या कंपनी के ऐसे वफादार लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सेक्शन 54 है कंपनी एक्ट 2013 का, वो फुलफिलिंग कुछ कंडीशन पूरे करवाती है। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स उनका ही कर सकती है इशू जो शेयर्स पहले ही इशू हो चुकी, उसी क्लास के सिक्योरिटी, उसी क्लास के शेयर्स इशू कर सकती है। कैसे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। कैसे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी और जिस दिन इशू कर रही है नॉट लेस देन 1 ईयर हैज इलेप्स्ड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब 1 साल के अंदर अंदर तो ये इक्विटी शेयर, सर्ट इक्विटी शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते। कम से कम 1 साल हो गए हो कंपनी के बिजनेस को शुरू किए हुए, और कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। द स्वेट इक्विटी शेयर्स शैल बी इशूड इन कंप्लायंस विद द सिक्योरिटीज एंड
एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेशन इन दिस बिहाफ, जो सेट इक्विटी शेयर्स है वो सेबी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग हो, किसके, सेबी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स कंपनी के द्वारा अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे दिया जाता है, थोड़े कम पैसे लिए जाते हैं, और वो इसलिए कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, कंपनी की वैल्यू एडिशन में आपका बहुत योगदान है। ठीक है। अब कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स की कंडीशन क्या है? कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, पहली बात तो ये कि जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं तभी उसी क्लास के शेयर्स को इशू किया, मतलब फ्रेश शेयर्स इशू नहीं कर सकती कंपनी, फ्रेश क्लास के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। जो ऑलरेडी इशूड हो चुके हैं उसी क्लास के शेयर्स को इशू करेगी। इफ द फॉलोइंग, क्या क्या करना होगा? पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फिर सेबी में उसको लिस्ट कराओ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सेबी के थ्रू जाओ, पहला स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सेबी की गाइडलाइन को मानते हुए आप पूरा अपना करो। उसके बाद इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन जनरल मीटिंग में दी जाएगी। किस किस के साथ की मीटिंग कब हुई, बोर्ड डायरेक्टर्स का कब अप्रूवल आया स्वेट इक्विटी के लिए, कब एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल, रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन बताओ इशू का, क्लास ऑफ शेयर्स जिसके इक्विटी शेयर्स आप इशू करने जा रहे हो उसका क्लास बताओ, टोटल नंबर कितने इशू किए जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फिर किस क्लास के हैं, कौन से क्लास के डायरेक्टर के लिए, किस एम्प्लॉय को तुम देने वाले हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले हैं, क्या लेंथ होगी पर्सन की एसोसिएशंस की कंपनी के साथ, किस व्यक्ति को, हर एम्प्लॉय को दे रहे हो या किसी ने 2 साल 5 साल बिताए उनको ही दे रहे हो, या फिर नाम क्या है डायरेक्टर्स के एम्प्लॉय को जिसको शेयर्स इशू किए जाएंगे, रिलेशनशिप क्या है उसके प्रोमोटर से, उसके की मैनेजरियल पर्सन से उसके क्या रिलेशनशिप है, फिर प्राइस क्या तुमने प्रपोज किया है स्वेट इक्विटी शेयर्स के बदले, कितना पैसा कंपनी लेगी, कंसिडरेशन क्या है, नॉन कैश कंसिडरेशन क्या है, कैश के अलावा तुम और क्या ले रहे हो बंदों से शेयर्स के बदले, मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन क्या है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन के लिए जो लॉ बना है उसको तो नहीं गलत कर दिया है, ऐसा तो नहीं कि उसको मैनेजमेंट को रिम्यूनरेशन के बदले स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। ठीक है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं वो भी बता दो। फिर डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इस सॉर्ट ऑफ डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है वो भी बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे तरीके थे जो एक स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने की कंडीशंस हमें बताते हैं। अब देख लेते हैं वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो वैलिड होना चाहिए और वो तभी तक वैलिड होगा नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब ये कि जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन उसके 12 महीने के अंदर अंदर वो शेयर्स इशू होने चाहिए। लिमिट क्या है, क्या कुछ भी कितना भी कर सकते हैं? तो नहीं, सेल नॉट एक्सीड 25% विद कंपनी पेड अप कैपिटल, मतलब 25% से ज़्यादा, जो पेड अप कैपिटल का 25% है उससे ज़्यादा आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते। स्वेट इक्विटी शेयर्स टू बी लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स कम से कम 3 साल तक होल्ड रखना पड़ेगा, उस पर स्टैम्प्ड होगा कि 3 साल के अंदर अंदर आप बेच नहीं सकते। अब देखते हैं ये आप हटा सकते हैं। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर कैश के अलावा कुछ और दिया जा रहा है, स्वेट इक्विटी आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट में कुछ और निकला रजिस्टर्ड वैल्यूअर से तो नॉन कैश कंसिडरेशन भी लिया जा सकता है, जैसे कि वेयर नॉन कैश कंसिडरेशन इज डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल असेट इट शैल बी ट्रांसफर टू द कंपनी बैलेंस शीट इन कंप्लायंस विद अकाउंट, कंपनी की असेट हो सकती है वो, और वेयर क्लॉज ए इज नॉट एक्सेप्टेबल इट शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसको खर्चे की तरीके से ले लो जो भी उनको मिला है। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, मतलब मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में उसको पैसा ना देकर आप क्या दे रहे हो, स्वेट इक्विटी दे रहे हो, तो वो मान लिया जाएगा कि मैनेजरियल रिम्यूनरेशन है। कब? जब स्वेट इक्विटी आप दे रहे हो डायरेक्टर को और मैनेजर को,
These are issued for the value other than cash, not in the form of asset that can be carried to the company balance sheet in compliance with the applicable account. मतलब जिसको आप एज ए असेट भी नहीं ले रहे, अदर देन कैश आपने उसको दे दिया, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन में उसको कंपनी को पैसे देने थे मैनेजर्स को, लेकिन आपने उसके जगह स्वेट इक्विटी दे दी है. अब स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड कंपनसेशन एस्पेक्ट्स. If the sweat equity shares are not issued pursuant to the acquisition of asset, एसेट की एक्विजिशन के अगेंस्ट अगर आपने स्वेट इक्विटी नहीं दिया, मतलब कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कंपनसेशन फॉर द एम्प्लॉय और डायरेक्टर इन द कंपनी. तो जब असेट के अगेंस्ट नहीं है तो उसकी कंपनसेशन मान ली जाएगी. इफ द शेयर्स आर इशूड पर्सन टू द एक्विजिशन ऑफ असेट, शेयर्स इशू किए गए असेट के एक्विजिशन के अगेंस्ट, तो इसमें क्या होगा, शैल बी ट्रीटेड एज फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय और द डायरेक्टर. ये तभी होगी जब if the shares are issued for acquiring an asset, the value of asset as calculated by the valuation report shall be carried in the balance sheet, and the excess amount of the accounting value of the sweat equity share, the value of asset acquired as per the valuation. तो जो excess amount है असेट की वैल्यू और जो शेयर्स की वैल्यू है, उसमें जो एक्सेस अमाउंट है वो मान लिया जाएगा कि वो कंपनसेशन दिया गया है एम्प्लॉई को. ठीक है, असेट्स मेरे पास कम क्या है, स्वेट इक्विटी दे रहा हूँ एम्प्लॉई को ज़्यादा, तो जो डिफरेंस है एक्सेस जो एम्प्लॉई को मिल गया है, वो जो एक्सेस है वो मान लिया जाएगा कि वो कंपनसेशन है. नाउ बोर्ड्स रिपोर्ट टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ स्वेट इक्विटीज. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से डायरेक्टर को एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी दिए गए हैं, किस क्लास के दिए गए हैं, कौन से शेयर्स दिए गए हैं, और नंबर ऑफ किन किन डायरेक्टर को की मैनेजरियल पर्पस को कितना कितना दिया गया है, कितने अलॉटीज हैं, कितने शेयर कैपिटल किसने कितना होल्ड कर लिया है स्वेट इक्विटी का. उसके बाद फिर ये भी है कि रीज़न देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन की क्यों दिया गया है, प्रिंसिपल और कंडीशन बताई जाएंगी, किस बेस पे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की भाई कितने नंबर इशू हुए हैं, कितने परसेंटेज इशू हुए, टोटल कितना इशू किया गया, अब पेड अप कैपिटल मेरा कितना हो गया, कंसिडरेशन क्या लिया, और फिर डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना है, ये सारे के सारे. और फिर एक मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर है, रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स को लिखा जाएगा कि इतने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं जो इशूड किए गए डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को उनकी मेहनत के बदले. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. अब स्वेट इक्विटी भी एम्प्लॉय को दे रहे थे, लेकिन अब ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या है, इस टॉपिक को दोस्तों हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को समझते हैं. तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स.